हम आपको करते हैं बढ़िया करके कैसे काम करते हैं, और फिर मैं दिखाऊंगा ये फेल कहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, देखो हमारा ये डेटा है। अगर हम ऐसे लिखते हैं डी काउंट या डी काउंटा, डी काउंट क्या करेगा, नंबर्स को काउंट करेगा, और डी काउंटा पूरे को काउंट कर लेगा, चाहे उसमें नंबर है, टेक्स्ट है, चाहे उसमें कुछ भी है। अब देखो, सबसे पहले मांगता है डेटाबेस। डेटाबेस में क्या रहेगा, पूरा डेटाबेस, पूरा डेटाबेस। ठीक है, उसके बाद मांगता है फील्ड। अच्छा, फील्ड क्या होगा, ये तीनों में से ना, तीनों हेडर में से कोई एक फील्ड हमें देना पड़ेगा। लाइक हम इसको काउंट करा रहे हैं तो हम इसको दे देंगे, अगर इसको करा रहे हैं तो हम इसको दे देंगे, इसको करा रहे हैं तो हम इसको देंगे। ठीक है, कोई भी एक हेडर हम सेलेक्ट कराएंगे। उसके बाद मांगता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या हो गया, कंडीशन, जो हमारी कंडीशन होगी, वो भी किसके साथ, हेडर के साथ। बिना हेडर के दोगे तो नहीं चलेगा। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो डेटाबेस क्या हो गया, फुल रेंज विद हेडर, और फील्ड क्या हो गया हमारा, सेंटर ऑफ टारगेट फील्ड रेफरेंस। रेफरेंस देना पड़ेगा हमें इसको, कि हम इस वाली कॉलम में काम करा रहे हैं। अगर हमें इस वाली कॉलम में काम कराना है तो हमें इसका रेफरेंस देना ही पड़ेगा। और क्राइटेरिया क्या हो गया हमारा, विद हेडर देंगे हम कंडीशन जो हमारी होगी। ऐसे नहीं कि बिना हेडर के आपने दे दिया, नहीं लेगा। जैसे ये है तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है रीजन, रीजन हेडर है ना, रीजन और ANZ, रीजन ANZ। अगर हम ओनली हेडर देंगे, जैसे ये हम ना ऐसे लिखते हैं इसको, डी काउंटा ले लिया क्योंकि हमें नंबर भी कराना, टेक्स्ट भी कराना है, और पूरा डेटा हमने सेलेक्ट करा दिया, F4 प्रेस कर दिया। हमने इसका नाम दिया हुआ है डेटाबेस। ठीक है, नाम दिया हुआ है डेटाबेस। अब क्या हो गया, हमारा फील्ड हो गया। ठीक है, फील्ड क्या रहेगा, ये वाला, ऊपर वाला। ठीक है, और क्राइटेरिया क्या हमारा, विथ हेडर, बिना हेडर के करके देखते हैं, क्या पता चल जाए तुम्हारी किस्मत अच्छी हो। इंटर प्रेस किया तो एरर आ गया, नहीं है किस्मत अच्छी। बिल्कुल इसको हेडर के साथ ही देना पड़ेगा। हमने दे दिया ना हेडर रीजन, और अब GCIN ANZ कुछ भी करा लो इसमें, इसने दिखा दिया ANZ 1240। हाँ, इधर से भी सिलेक्ट कर लो, देखो ANZ है ना 1240, नीचे दिख रहा है 1240, तो मतलब इसने हमें बिल्कुल सही दिखाया है, एग्जैक्ट आया ना 1240। ठीक है, डबल क्राइटेरिया पे भी चल जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पे चलेगा। हमारा रीजन GC प्रोडक्ट टैग, प्रोडक्ट ये वाला टैग, अगर हमें इन सबको काउंट करना है तो डी काउंटर, और यहाँ पे दे दिया क्या, डेटाबेस। डेटाबेस की नेमिंग रेंज बनाई हुई है ना इसकी, देखो सिलेक्ट हो गया। अब फील्ड क्या देंगे हम, फील्ड दे देते हैं A1, ऊपर वाला। दिखाऊं कहाँ पे सिलेक्ट हुआ है, ये A1। ठीक है, अब क्राइटेरिया क्या हमारा, हेडर के साथ, चारों हेडर के साथ। एंटर प्रेस किया, दिखा दिया 1985 GC टैग। देख लेते हैं GC, और यहाँ 1985। ठीक है, तो इसने हमें बिल्कुल सही दिखाया है। और ये भी कर सकते हैं हम, ये भी करके देख ही लेते हैं। इक्वल टू डी काउंट डेटाबेस, और यहाँ क्या दे दिया हमने, A1, और ये हेडर के साथ हमने कंडीशन दे दी, बट ये 0 क्यों लिया इसने, रीजन GC, कुछ गलती की हमने क्या, क्या सोच समझ के हाँ बोला। इसको हम देंगे C1। तो इस पे क्यों C1 पे चला है, A1 पे नहीं चला है।
अच्छा, डी काउंट लगाया हमने, डी काउंट लगाएंगे। देख रहे हो, लड़के ने पकड़ लिया, तुम्हें नहीं पता चला, डी काउंट। तो उसने सिर्फ नंबर्स को काउंट किया था क्योंकि हमने डी काउंट दे दिया। अब डी काउंट आ दिया तो ये इससे भी चल जाएगा। अब देखो डी काउंट और काउंटिव। काउंटिव का नाम तुमने मार्केट में भर के सुना होगा, काउंटिव फंक्शन। काउंटिव का तुमने तो नहीं सुना होगा, तुमने भी नहीं सुना काउंटिव? थोड़ा थोड़ा सुना। अच्छा, नॉर्मल बेसिक कंप्यूटर किया था ना, तब सुना 3 साल। अच्छा, तुमने तो कुछ सुना ही नहीं है। तुमने तो रोडों के नाम सुने हैं, बिरयानी वाला कहाँ खड़ा होता है ये सुना है ना? अच्छा देखो, डी काउंट हमें ना कभी भी यूज में नहीं आएगा इतना ज्यादा, ठीक है। अच्छा फंक्शन है बट फिर भी यूज में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि एक एक जगह पे जाके ना ये ना अपनी औकात दिखा देता है, मतलब नहीं दे पाता रिजल्ट हमें। काउंटिव हमेशा चलेगा। जैसे हमें इन सब का चाहिए, रीजन जीसी का भी, आईएन का, एनजेड का, केआर का, एसीएन का, हमें सबका टोटल चाहिए यहाँ। ऐसे पहले हम डी काउंटर से देखते हैं, तो ऐसे लिख दिया डी काउंटर, और डेटाबेस में हमने डेटाबेस दे दिया। यहाँ हम दे देंगे क्या, A1, ठीक है, और हेडर के साथ दे दिया, एंटर प्रेस कर दिया, आ गया, ठीक है। काउंटिव भी सेम काम करेगा, डेटाबेस, बट इसमें हम सीधा देंगे, हेडर की कोई झंझट नहीं, एंटर प्रेस कर दिया। दोनों ने बिल्कुल सही दिखाया है। हाँ हाँ, शॉर्ट नहीं, ये अलग अलग, मतलब दोनों फॉर्मूले अलग अलग है। डी काउंट अलग है, काउंटिव अलग है। अब देखो इसको हम कंट्रोल डी से नीचे करते हैं, तो देख रहे हो, कंट्रोल डी से नीचे किया, सारा दिखा दिया इसमें भी, जीसी, आईएन, एएनजेड, केआर और एसीएन, ठीक है। इसने क्यों नहीं दिखाया? देखो जब यहाँ थे ना तो इसने हमारा हेडर के साथ ले लिया, बट जैसे ही हम नीचे आए तो देख रहे हो ये नीचे आ गया। वो सेलेक्ट कर दोगे तो फिर कैसे आएगा? सारा एक ही सेल में आ जाएगा, ये आएगा ही नहीं। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी कमी यही है कि ये ना हेडर के साथ चलता है। अब जैसे हम नीचे आए तो हेडर कहाँ पे आ गया, जीसी पे। जीसी नाम का तो कोई हेडर है नहीं, हेडर हमारा किस नाम से है, रीजन से। और नीचे आए तो ये यहाँ आ गया, आईएन नाम से कोई हेडर नहीं है, ये क्या, ये भी नहीं है। हाँ, सिर्फ ऊपर का एक हेडर ले सकता है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि हम इसको यहाँ से F4 से फिक्स करा के कर देंगे तो भी ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, रीजन में आ गया जीसी, यहाँ हमारा रीजन में तीनों आ गया। मतलब कोई भी चांस नहीं है कि हम इससे काफी सारी वैल्यू, मल्टीपल वैल्यू हम निकाल सके। उसमें क्या कामयाब होगा, काउंट इफ, ठीक है। अभी एक चीज और है इसमें, अच्छा एक ये होता है रनिंग काउंट, इसको हम वहीं पे बना देते हैं ऐसे। रनिंग काउंट कैसे है, जैसे हमारे पास ना एक डेटा है, ठीक है, यहाँ पे ना हमारा कुछ भी वैल्यू पड़ी हुई है ऐसे ऐसे है, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर इसके सीरियल नंबर देते हैं, सीरियल नंबर हमने ऐसे दिया एक, अब हम चाहते हैं ना दो कहाँ पे आए, जहाँ पे वैल्यू है, 3 यहाँ पे आए, 4 आए, 5 आए, 6 यहाँ, 7 यहाँ पे। काउंट इफ नहीं, इफ कंडीशन लगेगी, काउंट इफ नहीं लगेगा, इफ कंडीशन लगेगी। अच्छा इफ कंडीशन देखो कैसे लगती है, इसका मैं अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ तुम्हें, बाकी इसकी क्लास आगे आएगी।
सबसे पहले ना ये लॉजिकल टेक्स्ट मांगेगा कि आपकी ना कंडीशन क्या है। जैसे हमने ना यहाँ इसको दे दिया, ये अगर हमारी कितनी है, मोर देन 18, मोर देन इक्वल टू 18, अगर इसमें 18 से ऊपर है या 18 है, तो इस वाली सेल में जिसमें हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, इसमें क्या लिखा हुआ जाए, एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, ये देख रहा है, इसने मांगा था पहले वैल्यू इफ ट्रू। देखो वैल्यू इफ ट्रू, कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है जो आप बोल रहे हो, तो आपको क्या वैल्यू चाहिए, तो हम बोल रहे हैं उसको एलिजिबल फॉर वोट लिखा जाए। डबल कोट्स में लिख रहे हैं ना, तो मतलब ये टेक्स्ट है। और वो बोल रहा है अगर कंडीशन ट्रू ना हो किसी वजह से, तो क्या हो, तो यहाँ पे लिखा जाए नोट और वो, बस एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पे 0 है तो देखो नॉट एलिजिबल आ रहा है। जैसे ही मैं 18 डालता हूँ तो क्या आ गया, एलिजिबल फॉर वोट। 12 डालोगे तो नॉट एलिजिबल, 18 डालोगे तो, 21 डालोगे, 18 से ऊपर कितनी भी डालोगे तो एलिजिबल आएगा, और 18 से नीचे कुछ भी डालोगे तो नॉट एलिजिबल आएगा। ठीक है, ये होती है हमारी इफ की कंडीशन। अब यहाँ कैसे लगाएंगे हम, ऐसे लिखेंगे इफ ये वाली वैल्यू इक्वल टू क्या है, ब्लैंक, तो ये वाली भी इधर वाली भी क्या हो जाए, ब्लैंक हो जाए। ठीक है, वरना तो क्या करें, काउंटर। ठीक है, और काउंटर में क्या देंगे, ये वाली सेल और कोलन प्रेस कर देंगे। ठीक है, और इसको कर दिया हमने ब्रैकेट से बंद, एक ब्रैकेट और बंद कर दिया। अब हमारा काम बस ये बचा है कि इस B2 को F4 प्रेस करके फिक्स कर देंगे। इस B2 को F4 प्रेस करके फिक्स कर देंगे, और आ गया, कंट्रोल D कर दिया, तो देखो सर इसको हम लोगों ने फिक्स क्यों किया है, डॉलर को फिक्स कब हम लोग को फिक्स करना होता है और कब फिक्स नहीं करना होता है? डॉलर फिक्स ही रहता है क्योंकि वो रुपए से ज्यादा है ना। नहीं, कभी हम लोगों ने पीछे कुछ क्लास में एक बताया था ना आपने कि उसमें डॉलर हटा दो, तो उसका रीजन भी आपने बताया था। डॉलर का कंसेप्ट मैं बिल्कुल पूरी तरह से समझा दूंगा, बट जब टाइम आएगा सही तब समझा दूंगा। ठीक है, फिलहाल बस इतना समझ लो कि डॉलर फिक्स करने के लिए होता है। देखो यहाँ पे इसने काउंट किया B2 से B2 यानी कि 1। ठीक है, और हमने उसको कंडीशन क्या दी हुई है कि अगर ये वाला क्या है, ब्लैंक, तो इसको ब्लैंक छोड़ दें। तो जब ये ब्लैंक आया तो इसने ब्लैंक छोड़ दिया, यहाँ ब्लैंक आया तो ब्लैंक छोड़ दिया। जब यहाँ आया तो हम F2 करते हैं, अब देखते हैं। तो देखो ये डॉलर से हमें ये बेनिफिट हुआ कि ये B2 ना ऊपर ही रुक गया और B5 नीचे आ गया। मतलब ऐसे समझो हमने ना रस्सी का एक सिरा यहाँ पे पकड़ा दिया और दूसरा हम नीचे चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो वो वहां पे फिक्स है, और मतलब इंच टेप होता है ना, इंच टेप देखा है ना मेजरमेंट के लिए, तो उसको एक जगह पे पकड़ के खड़े हो जाते हैं, दूसरा चलता जाता है, तो जितना चलता जाता है उतने को वो नापता जाता है। तो यही काम ये कर रहा है, एक सिरे को हमने पकड़ के खड़ा कर दिया और दूसरे को काउंटे से, तो वो काउंट कर रहा है ना, काउंटे से सेलेक्ट किया है ना, वही तो क्या है, B2 के बाद कोलन प्रेस करोगे ना, अपने आप B2 दूसरा आ जाएगा। अब B2 क्या करता है, B2 हमने एक फिक्स कर दिया, ये डॉलर लगा दिया F2। ठीक है, तो ये यहीं पे रुकेगा। अब हम कितना भी नीचे चले जाएंगे ना, लाइक हम यहाँ पे आ गए और F2 प्रेस किया, तो देखो ये सीरीज बन गई इसकी। तो इसके जितना भी है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, बस इसने यहाँ पे 11 दिखा दिया। समझ आ रहा है? हाँ जी, ऑनलाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं सर। ठीक है, अभी ना इसको हम करते हैं बंद। अब चलते हैं अपनी असली वाली चीज पे। किस पे, किस पे चलेंगे? अब ये क्या पढ़ रहे हो?
अब जाएंगे हम काउंट इफ पे। तो काउंट किया काउंट इफ नहीं पढ़ोगे? पढ़ेंगे सर। पढ़ोगे तो काउंट काउंटा, काउंटा तो पढ़ लिया ना, काउंट पढ़ लिया, काउंटा पढ़ लिया, डी काउंट पढ़ लिया, डी काउंटा पढ़ लिया, काउंट ब्लैंक पढ़ लिया। काउंट ब्लैंक में सिर्फ ब्लैंक को काउंट कर देता है वो। ठीक है, उसको लिख देते हैं ऐसे, काउंट क्लास। हेलो। काउंट इफ, ये बहुत पूछा जाता है इंटरव्यू में, इसलिए इस पे अच्छे से कमांड हासिल कर लेना। अच्छा देखो, अभी तक हम काउंट कर रहे थे किस पे, जो सिस्टम ने हमें दिया हुआ है उन्हीं चीजों पे। ठीक है, अब हम काउंट करेंगे अपनी मर्जी से, मतलब अपनी कंडीशनों के बेस पे, अपनी कंडीशनों के हिसाब से। क्योंकि इफ आ गया, इफ का मतलब क्या होता है, वही होता है कंडीशन, किंतु परंतु यदि, जहाँ पे कंडीशन लग गई वहां पे हम इफ यूज करते हैं। और इसमें लगा हुआ है काउंट इफ, मतलब काउंट को काउंट करेंगे किस पे, अपनी कंडीशनों पे, अपनी कंडीशन के हिसाब से हम काउंट करेंगे। अब जैसे हम यहाँ पे काउंट लिखते हैं ऐसे, काउंट इफ लिखा, तो काउंट इफ में हमें दो चीजें वो मांगता है, पहले रेंज और दूसरा क्राइटेरिया। रेंज और क्राइटेरिया। रेंज की बात करें तो दो तरह की रेंज होती है, नॉर्मल रेंज और नेमिंग रेंज। ठीक है, दोनों मैंने बताई हुई है, इनको बता देता हूं मैं। देखो, एक होती है ना, जैसे हमारे पास ये डेटा है, ठीक है, ये हमारे पास एक रेंज है, इसको हमने ना ऐसे सेलेक्ट कराया, तो ये हो गई हमारी नॉर्मल रेंज। ठीक है, और अगर हमने इसको नाम दे दिया, यहाँ पे जाके डेटा प्रेस किया, एंटर कर दिया, ठीक है, तो अब ये हमारी बन गई नेमिंग रेंज। क्या नाम दे दिया हमने इसको, डेटा। तो अब हम इसको ना यहाँ पे जाके ऐसे कराते सम, और सम में डेटा लिख देंगे, यहाँ के नीचे डेटा। सब खत्म हो जाएगा। बस सबका सम हो जाएगा। समझ आ गया? और अगर आपको जैसे ऐसे लिख दोगे ना डेटा, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस कर दोगे, तो डेटा का पूरा जो भी इसका कंटेंट है इसके अंदर, वो सारा निकाल के दे देगा। क्या सर, कंट्रोल के साथ कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है, ये क्लासें आपकी चलेंगी, आपकी और एक तो और है इस क्लास में जिनका ना ये छूट गया है, तो अभी नया बैच स्टार्ट होने वाला है, उसके साथ मैं आपको ये क्लासें करा दूंगा टूल्स की। और क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हम देते हैं दो तरह से, बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस। ठीक है, बाय वैल्यू क्या होता है, एक्सेप्ट ओनली वैल्यू, जिसको हम मैनुअल टाइप कर देते हैं, स्टैटिक होता है। और बाय रेफरेंस क्या होता है, एक्सेप्ट ओनली रेफरेंस, जो कि डायनेमिक होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, काउंट इफ लिखा, एक रेंज मांग रहा है, एक क्राइटेरिया मांग रहा है। अब अगर हमें एक से ज्यादा क्राइटेरिया देना है, मल्टीपल क्राइटेरिया देना है, तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे कर्ली ब्रैकेट का। कर्ली ब्रैकेट के अंदर देंगे उसको मल्टीपल क्राइटेरिया को। समझ रहे हो? एक क्राइटेरिया, ये बोल रहा है कि आपने एक काउंटिंग फंक्शन हमें अलाउ कर रहा है सिर्फ एक क्राइटेरिया देने के लिए। बोल रहा है ना, एक रेंज दे सकते हो, एक क्राइटेरिया दे सकते हो, है? और हमें देना है मल्टीपल क्राइटेरिया, तो मल्टीपल क्राइटेरिया को फिर हम लिखेंगे किसमें, कर्ली ब्रैकेट में। क्या हुआ, उदास से क्यों हो गए तुम? एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, एक दो क्यों। अब देखो, ये हमारा बाय वैल्यू बाय रेफरेंस, ये हमारे शिफ्ट के नाम है, ये शिफ्ट है ना यहाँ पे। ठीक है, हम गिनना चाहते हैं, काउंट करना चाहते हैं कि इवनिंग कितनी, जनरल कितनी, मॉर्निंग कितनी, नाइट कितना। पहले हम काउंट करेंगे बाय वैल्यू, फिर काउंट करेंगे बाय रेफरेंस। बाय वैल्यू देखते हैं कैसे करेंगे, काउंट इफ
रेंज ये दे दिया पूरा, ठीक है। और क्राइटेरिया हमारा बाय वैल्यू दे रहे तो आप हाथ से लिखेंगे, ठीक है। बाय वैल्यू में हम मैनुअल देते हैं, एंटर प्रेस कर दिया, 8 दिखा दिया, ठीक है। बाय रेफरेंस कैसे करता है हमारा, काउंट इफ, और काउंट इफ में हमने रेंज दे दी, और अब हम एक सेल का रेफरेंस दे देंगे जिसमें इवनिंग लिखा हुआ है, ठीक है। रेफरेंस दिया है हमने सेल का, एंटर प्रेस कर दिया तो दोनों ने बिल्कुल सही दिखाया है। बट जैसे इनको कंट्रोल डी करेंगे, कंट्रोल डी एक एक करके दिखाता हूँ, कभी कंफ्यूज हो जाए। कंट्रोल डी किया तो देखो सबका 8 दिखा रहा है, और कंट्रोल डी किया तो ये सही दिखा रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे इसने इवनिंग का दिखाया, बट जैसे ये नीचे आया F2 किया तो ये जनरल का दिखा रहा है, यहाँ आया तो मॉर्निंग का दिखा रहा है। ये हमारी जो रेंज है वो किसके साथ, इसके हिसाब से वो नीचे आती जा रही है। जैसे हम फंक्शन नीचे कर रहे हैं ना, वैसे ही हमारी रेंज भी नीचे आती जा रही है। बट इसमें देखो यहाँ हमने लिखा हाथ से इवनिंग, तो नीचे आएंगे तो इवनिंग ही रहेगा ना, वो थोड़े ना चेंज हो जाएगा, मैनुअल डाला हुआ है। तो इसको चेंज करने के लिए हम कैसे डालेंगे, ऐसे जनरल। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया स्टैटिक, और ये हो गया डायनेमिक। ठीक है, समझ आ रहा है ना। अच्छा देखो, ये हमने इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ रख लिया इसको, वोल्टेज ये करके इसको हटा दिया। शॉर्टकट सर वही चलेंगे कंप्यूटर वाले जैसे और कंट्रोल भी। तो कंप्यूटर से अभी क्या उस पे चल सीख रहे हो? नहीं सर, एक्सेल या अलग वो एक्सेल के कुछ अलग होते हैं, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल सारे वही चलेंगे, कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, सब चलेगा वही कंप्यूटर वाले। अभी देखो जैसे ना हमें इसका जीसी का, आईएन का, एएनजेड का, इनका सबका काउंट चाहिए, तो हम कैसे लिखेंगे, काउंट इफ, और रेंज हम सेलेक्ट कराएंगे ये वाली, F4 प्रेस कर देंगे, ठीक है। हाँ F4 प्रेस करने से देखो ऊपर आ गया। जैसे हमने यहाँ जाके ये रेंज सेलेक्ट कराई, अब हम नीचे आ गए ना। अब आपके यहाँ से जाके करोगे या तो ऊपर आओगे, या तो फिर क्या कर दोगे, F4 प्रेस कर दोगे, डायरेक्ट आपको फंक्शन पे ही ले जाएगा, ठीक है। अब क्राइटेरिया सेलेक्ट किया उसी फंक्शन पे ले जाएगा ना सर। हाँ, जिस फंक्शन पे हम काम कर रहे हैं उसी पे वहीं पे ले जाएगा। डॉलर लग जाने दो, डॉलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉलर का मैं बताऊंगा तुम्हें ना, डॉलर पे भी ज्यादा ध्यान मत दो, ठीक है। हमने क्राइटेरिया दे दिया, ये कर दिया, कंट्रोल डी किया, तो ऐसे आ रहा है, ठीक है। अभी ये हमारा डेटा क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, इसको टेबल बना देते हैं। देख रहे हो हमने क्या 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 किया, पूरे रेंज सेलेक्ट कराई, फिर उसको F4 से फिक्स किया, ऊपर आए, फिर यहाँ से दिया, फिर उसको ऐसे किया। अब हम इसको क्या करते हैं, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, कंट्रोल टी, और माय टेबल हैज हेडर ओके कर देंगे, ये टेबल बन गई है हमारी। अब हम ऐसे लिख देंगे सीधा, काउंट इफ, रेंज में लिख देंगे यहाँ पे क्या, टेबल 1, पूरी टेबल सेलेक्ट हो गई। अब स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, कर्ली नहीं करना, स्क्वायर करोगे। स्क्वायर करते ही दोनों हेडर उसने दिखा दिया कि किसको काउंट करना चाहते हो। हम लेंगे रीजन, क्योंकि हमें इसे करना है ना जीसी, तो इसमें रीजन ले लिया और ब्रैकेट बंद कर दिया, और बस इसको सेलेक्ट करा के एंटर प्रेस कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया। टेबल का हम रेफरेंस दे सकते हैं, टेबल का यहाँ से यहाँ तक हमने रेफरेंस दिया ना, टेबल 1 का रीजन, हमें जाके डेटा को सिलेक्ट नहीं कराना पड़ा। और ऐसे नहीं कि इसमें ही चलेगा, इसी सीट पे चल रहा है, यहाँ से कॉपी करके हम इसको ना यहाँ पे ले जाते हैं, यहाँ ले गए,
अब अगर हमें करना है काउंट इफ, अगर नॉर्मल से करना होगा तो हम क्या करेंगे, दोबारा उस शीट पे जाएंगे, पूरी उसको सेलेक्ट कराएंगे, बट यहाँ पे क्या जाएगा, टेबल रीजन, और हमने ये सेलेक्ट करा के एंटर प्रेस कर दिया, कंट्रोल डी। रेफरेंस हमेशा ना वैल्यू से बढ़िया होता है, अच्छा होता है, हमेशा रेफरेंस देना चाहिए, हमारा काम आसानी से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। बाय वैल्यू हम कभी नहीं देंगे, अगर मतलब एक ही चीज लिखनी है तो वो हम फटाफट लिख देंगे, वरना तो मोस्ट केस में हम रेफरेंस से ही काम करेंगे। रेफरेंस से कितना फायदा हो रहा है देख रहे हो, वरना हमें उस वाली शीट पे जाना पड़ता, हमने उसका रेफरेंस यहीं पे दे दिया। तो टेबल भी तो बनाए ना हमने। हाँ टेबल बनानी पड़ेगी ना, बिना टेबल के एक दो का अगर करना है तो वैल्यू से ही काम चलेगा। तो नेमिंग रेंज दे दो ना, तो फिर नेमिंग रेंज दे दो, टेबल का नाम अपना दे देता। हाँ टेबल में नाम अपने आप आ जाता है, तो इसको सेलेक्ट करें। पूरी वो बना दी ना हाँ? टेबल को सिलेक्ट कर लिया ना पूरी का, कंट्रोल टी करके हाँ वो पूरी डेटाबेस में ऐड किया टेबल को, और फिर वहां से फिर उसका टेबल का रेफरेंस लेने लगे ना, वहीं से उठाने लगे, अगर ये सेट नहीं होती टेबल वन तो फिर नहीं, फिर हमें नेमिंग रेंज बनानी पड़ती उसकी, फिर ना हमें इसकी यहाँ से जाके यहाँ नाम देना पड़ता, और फिर यहाँ से जाके हमें नाम देना पड़ता, तब होता। समझ रहे हो या करके दिखाओ? देखो मैं दिखा देता हूँ, ये कॉपी करके इसको नॉर्मल में पेस्ट कर देते हैं, ये नॉर्मल है डेटा, ठीक है। अब हमें ना इसी को काउंट कराना, हम चाहते हैं इसको ना बार बार हमें सेलेक्ट ना करना पड़े, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके यहाँ दे देते हैं रीजन, एंटर प्रेस कर दिया, तो अब इसका नाम बन गया रीजन। कैसे करेंगे अब हम, काउंट इफ रीजन, आ गया ना रीजन, कंट्रोल डी, आ गया। उसी सेल का नाम दे जिस सेल पे हमने सेलेक्ट करते हैं ना, नाम तुम कुछ भी दे सकते हो, नहीं तो नाम तो कुछ भी दे, जैसे ये कर्सर इस सेल पे है सर, हाँ, आई पे इसी सेल का नाम सर रीजन वहां देना पड़ा, अगर कोई और होती तो कुछ भी दे दो। जैसे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से और नीचे तक सेलेक्ट करा दिया पूरा डेटा, ठीक है, और ऊपर जाके इसको रीजन नाम दे दिया, ठीक है। अब आप चाहते हो मैं रीजन नाम ना दूं, कुछ और दूं, तो एक नीचे आएंगे, डेटा सेलेक्ट कराया, और यहाँ पे हम दे देते हैं जो भी नाम देना है, हमने अमित ही दे दिया, एंटर प्रेस कर दिया, बन गया ना। अब हम यहाँ से आके काउंट इफ और क्या दे दिया, अमित, देखो अमित देते ही ना सेलेक्ट हो गया डेटा जहाँ से हमने सेलेक्ट कराया था, और ये दे दिया, कंट्रोल डी कर दिया, ठीक है। अच्छा इसमें देखो, इस डेटा में हमें क्या फाइंड कराना है, क्या मतलब क्या करना है, कैरेक्टर नहीं, स्पेशल कैरेक्टर, हमें सिर्फ स्टार और क्वेश्चन मार्क, इन दोनों को काउंट कराना है, स्टार और क्वेश्चन मार्क। बताया था ना स्टार और क्वेश्चन मार्क कैसे करता है, कैसे करता है सर, किसके साथ, इसको एक डिफरेंस देता है सिर्फ एक उसी से, किसके नाम से, मतलब कौन से नाम से सर, जैसे राजन नाम है तो, हाँ वो तो ठीक है, जो ये होता है, क्या बोलते हैं इसको, स्टार, स्टार रिप्रेजेंट करता है सीरीज ऑफ कैरेक्टर को, और ये रिप्रेजेंट करता है सिंगल कैरेक्टर को, इसको हम टिल्ड के साथ यूज करते हैं। देखो नॉर्मल अगर हम इसको ऐसे करेंगे ना, काउंट इफ, और काउंट इफ में हमने रेंज ले ली है, F4 प्रेस कर दिया, ठीक है, और डबल कोट्स में हमने स्टार लिख दिया, ये स्टार, ठीक है, एंटर प्रेस किया, तो देख रहे हो कितना आ रहा है 54, जबकि हमारा टोटल डेटा ही कितना है
54 यानी कि वो सारा दिखा रहा है, तो हमें टिल्ड यूज करना पड़ता है। टिल्ड पता है कहाँ पे होता है? टैब के ऊपर वाला जो होता है ना, टैब के ऊपर ये, ठीक है, ये देखो ये वाला, ठीक है। इसको हम शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो ऐसे सिंबल बना हुआ आता है, इसको बोलते हैं क्या? टिल्ड। टिल्ड, टिल्ड मतलब होता है ना ऐसे मुड़ने मुड़ने तुड़ने वाला, टिल्ड। टिल्ड नहीं समझते? मोड़ने वाला। यहाँ पे हम टिल्ड लगा देंगे स्टार से पहले और एंटर प्रेस करेंगे तो आ गया 4। 4 ये इसमें। सेम हमारा किसके साथ होगा? क्वेश्चन मार्क के साथ। रेंज हमने F4 प्रेस की और ऐसे दिया, हाँ